हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपके खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स का लाइट वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। अच्छा, इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने ये देखा था किस तरीके से जो लाइट के थ्रू जो इमेज फॉर्म हो रहा था कॉनकेव मिरर या फिर प्लेन मिरर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 3 में कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे एंड हम लोग रिफ्रैक्शन प्लस कॉन्वेक्स मिरर का भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले स्लाइड के साथ और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में, जो कि इसके पहले पढ़ा गया था। अच्छा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मिरर फॉर्मूला हमने इसके पहले देखा था कि जो मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा 1/f इक्वल टू द 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या है बच्चों, मिरर फॉर्मूला है किसी भी मिरर में। ठीक है, जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का जो रिलेशन था वो हमारा जो रिलेशन है वो ये है। और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये न्यूमेरिकल जो दिया गया है कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में, तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। तो चलिए, जैसे कि क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है सर फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर हमें ऑब्जेक्ट का क्या दिखाना है, पोजीशन पता करना है। सर पोजीशन कहां पे होगी, उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना होगा। और क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि सर ये एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ एफ की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर है हमारे पास। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसीलिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रहा है, कह रहा है कि सर ये जो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है। एंड कह रहा है विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो दिया गया है 2। ठीक है, ट्वाइस द साइज ऑफ इमेज। ठीक है। यहां पर इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। और वर्चुअल इमेज आपको पता है कि सर कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता था, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते थे, पोल एंड फोकस के बीच में रखते थे। ठीक है। तो चलिए, अगर यहां पर अगर देखा जाए, इसका अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात किया जाए तो 100% ये गारंटेड है कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u होगा वो 20 सेंटीमीटर से लेस ही होगा, क्योंकि फोकस एंड पोल के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, और हमें पता करना है क्या, u की वैल्यू पता करना है। इसमें जो क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है वो u डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि u कितनी होगी। ठीक है। तो चलिए मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। अच्छा, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो दिया गया बच्चों मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो कहोगे बच्चों नहीं, क्योंकि यहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट तो दिया ही नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट हम क्या यूज करेंगे, माइनस का v अपॉन में u, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू -v अपॉन में u। ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या आएगी, -v अपॉन में u, -v अपॉन में u इक्वल टू द 2, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 दिया गया है तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -2u। ठीक है। अब इसी वाले फॉर्मेट को क्या करना है, मिरर फॉर्मूले में पुट कर देना है। मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये है 1/f इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी दी गई है, v की वैल्यू दी गई है -2u प्लस 1/u। ठीक है। यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू दिया गया है -20। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 1/-20 इक्वल टू द -1/2u प्लस 1/u। ठीक है। इसके बाद क्या करना हमें, इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे होगा बच्चों, ये होगा आपका -1/20 इक्वल टू द -1 प्लस 2/2u, ये हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 2 कितना होगा, प्लस का 1 होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/20 इक्वल टू द 1/2u। 2 से 20 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1/10 इक्वल टू द 1/u। दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल -10 सेंटीमीटर।
u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10 सेंटीमीटर, और u हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट की तो डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि सर जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पोल से जब 10 सेंटीमीटर के फ्रंट पे रखेंगे तो जो हमारा इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर पोजीशन बताना है किसका, ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10 सेंटीमीटर, यानी कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखना है, पहले रखना है, तो हमारा इमेज वर्चुअल बनेगा। और इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अच्छा अगले वाला न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा आसान है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। यानी कि सर एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो +1 दिखा रहा है। ठीक है, +1 इसका क्या बन रहा है, मैग्निफिकेशन बन रहा है, m = +1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो भाई मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एक ही होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे जो वैल्यू को पुट करते हैं तो ये पता चलता है कि सर हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, प्लस का 1 पुट करेंगे तो क्या पता चलेगा, HI/HO, दिस इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू क्या पता चलता है कि सर जो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगा उसकी जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट के हाइट के क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, क्या बनेगा, इमेज बनेगा। दूसरी चीज और क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा एंड अपराइट बनेगा। ठीक है, अपराइट बनेगा, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा एंड अपराइट बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ +1 मैग्निफिकेशन होने का। तो ध्यान रहे जब भी +1 मैग्निफिकेशन दे रहा है किसी भी मिरर का, तो उसका मतलब ये हुआ कि सर जो भी इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। बस ये दिमाग में फिट कर देना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ और उसमें देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इस वाले न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए और इसका न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इस न्यूमेरिकल क्या आंसर आएगा, है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए। ठीक, अच्छा इसमें न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर अब मैग्नीफाइड, यानी कि मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इमेज की साइज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगी, बड़ी होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इन्वर्टेड इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर। यानी कि सर जो इमेज है v की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 32 सेंटीमीटर दी गई है फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है सब मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड बन रहा है तो इमेज हमेशा क्या होगा, माइनस का होगा। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी कॉनकेव मिरर में, है ना, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो उस केस में इमेज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, यानी इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। अगली बात क्या कह रहा है, अगली कह रहा है विद अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू कह रहा है 12 सेंटीमीटर है और ये किसकी बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का होगा, एफ इक्वल टू माइनस का 12 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड टेल द इमेज इज रियल और वर्चुअल। ठीक है, अच्छा यहां पे ऑलरेडी कह रहा है सर इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, सर ये जो भी इमेज बनेगा वो रियल ही बनेगा। एंड कह रहा है कि सर फ्रंट बनना है तो ये ऑलरेडी गिवन दिया गया, इस डाटा में ऑलरेडी गिवन है कि सर जो इमेज होगा वो रियल ही बनेगा, वर्चुअल तो बन ही नहीं सकता है। दूसरी बात, ठीक है, इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। तो एक बार ना फोकस करो कल वाली लेक्चर में, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, या फिर वो बताओ कि कॉनकेव मिरर में कब इमेज जो था वो मैग्नीफाइड बन रहा था रियल वाले केस में, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे थे, पोल एंड फोकस के बीच में रख रहे थे, तभी तो हमारा क्या बन रहा था, हमारा जो इमेज था वो मैग्नीफाइड बन रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी होगा, ठीक है, वो हमेशा पोल एंड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, उसके बीच में होगा। यानी कि लगभग अगर देखा जाए रेशियो के अनुसार तो फोकस अगर 12 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसी का डबल 24। इसका मतलब होगा कि सर जो ऑब्जेक्ट है वो 24 सेंटीमीटर टू
एंड 12 सेंटीमीटर, इसी के बीच में ही कहीं लाइज करेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर के बीच में क्या करेगा, लाइज करेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यूजिंग मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन क्या है बच्चों, 1 में f इक्वल टू द 1 में v प्लस 1 में u। ठीक है, अब वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं जो भी डेटा गिवन है। तो 1 में f की वैल्यू दिया गया माइनस का 12 इक्वल टू द 1 में v की वैल्यू दिया गया है माइनस का 1 में 32 प्लस हमें ऑब्जेक्ट का निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, -1/12, ये -1/32 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू द 1 में u। अब यहां से क्या करना है बच्चों, एलसीएम लेना होगा, 12 एंड 32 का एलसीएम लेना होगा। 12 एंड 32 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, 12 एंड 32 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, यहां पे देखा जाए तो ये हो जाएगा सर 1 में u इक्वल टू द क्या होगा, सर क्या होगा 96। ठीक है, एलसीएम कितना हो रहा है, 96 हो रहा है। तो ये कितना होगा, माइनस का 8 और ये कितना होगा, प्लस का 3। ठीक है, 96 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 1 में u इक्वल टू द -8 प्लस 3 दैट इज कितना होगा, -5 में 96। आगे चलते हम लोग, आगे चलेंगे, ये हो जाएगा u इक्वल टू द -96 डिवाइड बाई 5, कैंसल आउट करेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा 5 पंजा 5, बचा क्या 4 बचा। ठीक है, एंड 4 46, 5 5 चिकन 5 4 9 5 छोटे 40 5 9 45 19.5, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई, -19.5 सेंटीमीटर। देखिए क्या आया कि नहीं, क्या 19.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आ रहा है कि नहीं। देखिए मैंने बोला था ना 24 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर के बीच में आएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, -19.5 सेंटीमीटर आ गया है ना, यानी कि कॉनकेव मिरर के 19.5 सेंटीमीटर पहले रखा गया है। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, ऑब्जेक्ट निकल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि टेल द इमेज इज रियल और वर्चुअल, तो इमेज कैसा होगा, रियल ही तो बनेगा। अच्छा, रियल बनने के लिए क्या कंडीशन था बच्चों, रियल बनने के लिए क्या कंडीशन था, मैग्निफिकेशन निकालना हमें। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था, -v में u। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का v कितना था, माइनस का 32 एंड ये हो जाएगा माइनस का 19.5। तो ओवरऑल देखा जाए जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो आ रहा है 32 अपॉन माइनस में 19.5। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों ना, तो जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आता है तो उस केस में हमेशा जो इमेज होता है वो हमेशा रियल बनता है ना, क्योंकि इसके पहले वाले न्यूमेरिकल हमने क्या देखा था, मैग्निफिकेशन प्लस बन रहा था, तो प्लस वाले केस के लिए क्या है, वर्चुअल बनना है। तो नेगेटिव वाले केस के लिए क्या है बच्चों, रियल, यानी कि जो भी इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और यहां से हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर, ठीक है, अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल की तरफ देखेंगे कॉनकेव मिरर के लेकर। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि सर अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स ऑफ अ मैग्निफाइड रियल इमेज। ठीक है बच्चों, यहां पे कह रहा है कि सर मैग्निफाइड रियल इमेज बन रहा है, मैग्निफाइड रियल इमेज बन रहा है। किस कौन बना रहा है मैग्निफाइड रियल इमेज, तो ये आपका कॉनकेव मिरर बना रहा है। तो कॉनकेव मिरर जब भी बच्चा मैग्निफाइड रियल इमेज बनाता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक में, उससे हमने आपसे बताया था कि सर जब भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है, उस समय मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही होता है। ठीक, तो यहां पे बच्चों जब कह रहा है कि सर मैग्निफाइड रियल इमेज बना रहा है वो भी 3 टाइम, तो यहां पे सर जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, याद रहे कब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, जब रियल इमेज बनाता है, और जब वर्चुअल इमेज बनाता है तो उस केस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पे वैल्यू जो दिया गया है m इक्वल टू -3, जो कि मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा क्योंकि रियल इमेज बना रहा है। उसके बाद कह रहा है कि सर जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पहले रखा गया, फ्रंट ऑफ इट रखा गया कॉनकेव मिरर के, तो आप एक कॉनकेव मिरर आप बना दोगे इस तरीके से।
है ना। और आपको करना क्या है, आपको बस करना ये है कि सर यहां से लगभग ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं यहां पे है और लगभग ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया है। तो आपको बस पता करना है कि सर इमेज कहां बनेगा इसका, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसका इमेज कहां बनेगा। तो यहां देखेंगे सर u की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सर हमें पता है कि सर कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अच्छा क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके अनुसार सिर्फ यही दिया गया है और ये दिया गया है ना। तो अगर हमें ये फॉर्मूला निकालना होगा, इस फॉर्मूले तहत करना होगा, तो हमें सर फोकल लेंथ अगर पता होता तो शायद हम इमेज की वैल्यू पता कर पाते हैं कि इमेज कितना होगा, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूला के तहत हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो जैसे कि मैग्निफिकेशन दिया गया है सर माइनस का 3 इक्वल माइनस का v और u दिया गया कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर, है ना। यहां से माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और इसके तहत क्या हमें मिलेगा, v इक्वल टू द 10 इंटू माइनस का 3 दैट इज v इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि सर इमेज डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, यानी कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट ही बनेगा हमारा इमेज, कहां बनेगा, 30 सेंटीमीटर। तो सपोज करते हैं सर ये 10 है, तो ये वाला अगर इधर लेके आ जाते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि सर एक इमेज बन रहा है मैग्नीफाइड, और ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर है ना। तो ये वाला क्वेश्चन का हल मिला, हमें सॉल्व हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले कभी भी फिजिक्स का अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। जैसे गिवन डाटा ये था और ये था, इसके तहत हम लोग क्या देखेंगे, सर हमारे पास दो फॉर्मूला इसको सॉल्व करने के लिए, एक तो अपना मिरर फॉर्मूला, दूसरा मैग्निफिकेशन वाला, ठीक है। तो मिरर वाले फॉर्मूला सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मिरर फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए फोकल लेंथ का होना जरूरी था, मगर फोकल लेंथ था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना फोकल था ना इमेज था, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, मैग्निफिकेशन वाला यूज किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ, और अगले वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल को, देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें। हाँ चलिए, इसमें क्या पढ़ना हमें पढ़ना है सर रूल्स, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें रूल पढ़ना हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें क्या करना है बच्चों, रूल पढ़ना है, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर के बेसिस पे पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में किस तरीके से हमें इमेज फॉर्म करना है, तो कौन कौन सा रूल लगाएंगे, और उसके तरीके से हम लोग क्या बनाए थे, इमेज बनाए थे अपना। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल टच किया था, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले रूल की तरफ देख लेते हैं, और रूल तो हमें जहां तक लगता है कि बहुत ही ज्यादा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि रूल तो आपको पता ही है, कॉनकेव मिरर वाला जो रूल था वही रूल इसमें भी लग जाता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी, ठीक। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि सर ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये क्या होता है सर, बिल्कुल सेंटर पे है कॉन्वेक्स मिरर के, तो ये हमारा क्या होगा, पोल होगा, ठीक। ये इसका मान लेते क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। तो भैया पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, एफ फोकस कहलाएगा, ठीक। रही बात दूसरी कि सर कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो यहां पे बच्चा क्या है, एक वर्चुअल फोकस बनाएंगे हम लोग, और एक वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, जिसको हमने एफ प्राइम और सी प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल ये कह रहा है कि सर व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग इन द मिरर इन डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो, पैरेलली अगर इंसिडेंट करता है तो इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, ठीक। ये अपीयर होता है, कहां से आ रहा है, फोकस से होके आ रहा है। तो बच्चों इस तरीके से सपोज करते हैं कि बच्चा ये जो लाइट रे है बिल्कुल ही प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली क्या कर रहा है, इस कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट कर रहा है ना। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसा अपीयर होगा कि ये कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है सर फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है,
वर्चुअल फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा क्या है, पहला रूल है कॉन्वेक्स मिरर को लेकर कि सर जब भी कोई भी लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट करता है कॉन्वेक्स मिरर से, तो जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो ये अपीयर होता है कि सर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये फोकस से होके जा रही है। ऐसा ये जो ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, ये ऐसा फील कराता है, ऐसा अपीयर होता है कि सर ये फोकस से होके पास कर रही है, क्योंकि सर यहां से तो पास कर नहीं सकती है, ये ऐसे आ नहीं सकता है कि नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ऐसा फील होगा कि सर रिफ्लेक्टेड रे है जो है, ये आपका बच्चा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो ऐसा लगेगा कि सर ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही है, फोकस से होके आ रही है ना। तो ये बच्चा क्या है, पहला रूल है। ठीक है, तो इस पहले रूल को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं बच्चा अपने दूसरे रूल की तरफ, दूसरे रूल की तरफ। ठीक है, अब रूल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर ऑन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये पोल हो गया, ठीक है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया, वर्चुअल फोकस हो गया, ये आपका वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जब भी ये रिफ्लेक्ट होगा तो उसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा, क्योंकि हमें पता है सर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जब भी कोई भी लाइट रे क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करता है, तो उसी पाथ को क्या करता है, वो रिट्रेस कर लेता है। तो बच्चा उसके लिए क्या करना होगा, सपोज करते हैं बच्चा ये हमारे पास एक लाइट रे है, हालांकि ये हमारा बैकवर्ड पोर्शन है। ठीक है, ये क्या है, बैकवर्ड पोर्शन है इस कॉन्वेक्स मिरर का रे का। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करता है, ठीक है, तो इसी पाथ को क्या करेगा, वो रिट्रेस करेगा। ये जो रिट्रेस है, देखो ये जो लाइट रे है, ऐसा फील होगा कि सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या हो रहा था, इंसिडेंट कर रहा था। हमें इस वाले को लेकर नहीं चलना है, हमें इस वाले को लेकर चलना है। ऐसा फील होगा कि बच्चा ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या कर रहा था, इंसिडेंट कर रहा था, तो इसी पे क्या हुआ, ये रिट्रेस कर गया। तो बच्चा ये क्या हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, है ना। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले रूल की तरफ। अगली वाली रूल क्या कहता है, अगली वाली रूल कहता है ये है कि सर अगर हमारे पास क्या, हाँ क्या कहता है कि सर कोई भी अगर लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, अगर वो फोकस पे अगर इंसिडेंट कर रहा है, तो हमेशा क्या करेगा, पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइट रे को इस तरीके से पास कराना है ताकि वो कैसे जाए, फोकस से होके पास करें, कुछ इस तरीके से। सपोज करते हैं कि सर ये लाइट रे इस तरीके से आया, ठीक है, और ऐसा, ठीक है, ये जो लाइट रे जो इस कॉन्वेक्स मिरर पे जो इंसिडेंट कर रहा है, तो ऐसा एज्यूम होगा कि ये सर जो लाइट रे है ना, इंसिडेंट रे है ना, वो फोकस पे जा रही है। ठीक है, अगर ये फोकस पे जाएगी तो 100% श्योर है कि सर ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली रिफ्लेक्ट होगा। तो बच्चा ये क्या हो गया, रूल नंबर 3 हो गया, है ना। देखो ये जो लाइट रे जो इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट जो रे है वो कहां पे इंसिडेंट कर रहा है, बिल्कुल ही फोकस पे इंसिडेंट कर रहा है। ये फोकस कौन सा है बच्चों, ये है वर्चुअल फोकस। ये वर्चुअल फोकस पे अगर इंसिडेंट कर रहा है तो भैया यहां से क्या होगा, जब रिफ्लेक्ट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था बच्चा रूल नंबर 3, है ना। अब बच्चा हम लोग चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले रूल की तरफ। हाँ, अगली वाली रूल की तरफ, रूल नंबर 4, ये तो सबसे ज्यादा इजी है, इसको करने कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि सर अगर कोई भी लाइट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई एंगल के साथ अगर क्या करता है, इंसिडेंट करता है, तो उसी एंगल से क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सपोज करते हैं कि बच्चा ये कोई लाइट रे है और इस पे क्या हुआ, इस पे क्या हो गया, जैसे कोई लाइट रे है ना, हमें इंसिडेंट कराए, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये इससे एंगल बनाया आई, तो ये क्या होगा, इसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंगल आई इक्वल टू आर से, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू ये इस तरीके से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया रूल नंबर 4। ठीक है, अब चलिए हमने तो रूल पढ़ लिया, कौन कौन से रूल। पहला रूल क्या था कि सर जब भी कोई भी कॉन्वेक्स मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली लाइट रे इंसिडेंट करेगी, तो ऐसा एज्यूम होगा कि जो वो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्चुअल फोकस से होके जा रही है।
रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 था कि सर जब कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करती है तो उसी पाथ को क्या करती है, वो रिट्रेस कर लेती है। रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 ये था कि सर अगर कोई भी लाइट रे अगर वो वर्चुअल फोकस पे इंसिडेंट कर रही है तो वो क्या होगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी। और चौथा रूल क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जब भी हम लोग क्या करें, किसी एक एंगल पे फॉल कराएं तो उसी एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसकी, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने की बात करते हैं। तो चलिए एक बार इमेज बना लेते हैं। तो इमेज बनाना हमें, ठीक, तो इमेज बनाने के लिए आपको पता है कि सर ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका वर्चुअल फोकस और ये क्या होगा, वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, जब आप ऑब्जेक्ट को रखें कहां पर, इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है, इंफिनिटी एंड पोल, तो मान लीजिए पोल है और ये हो गया इंफिनिटी, तो इसके बीच में अगर हमने क्या किया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहां बनेगा इसको देखना है। तो हमें क्या करना होगा, दो रूल को लेकर चलना होगा। दो रूल में से कोई, 4 रूल था, 4 रूल में से कोई 2 रूल लेके चलना है। तो चलिए पहले वाले रूल को लेके चलते हैं। पहला वाला रूल क्या था कि सर जब भी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली अगर इंसिडेंट करेगा तो वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो कहां से रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा फोकस से, वर्चुअल फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। तो भैया ये जो लाइट है वो वर्चुअल फोकस में जाएगा नहीं, लेकिन ऐसा एज्यूम होगा कि सर ये जो लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वर्चुअल फोकस से। वो लाइट रे कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वर्चुअल फोकस से। तो ये हो गया आपका वर्चुअल फोकस, है ना। देखिए ये फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, इसको हमने क्या किया, पीछे की तरफ बढ़ा दिया इस लाइन को। तो ऐसा फील होगा कि सर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कहां से पास हो रही है, फोकस से होके पास कर रही है। ठीक है, अब दूसरा रूल लेके चलते हैं। दूसरा रूल क्या लेके चलना है कि सर अगर हम किसी भी लाइट रे को किसी एक एंगल के साथ इंसिडेंट करा दें, ठीक है, तो एंगल के साथ इंसिडेंट करा देते हैं। यहां पे हमने इंसिडेंट कराया, सर अगर हम इंसिडेंट कराएंगे तो सर इस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू आर के थ्रू ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए बच्चों, अगर यहां पे सपोज करते हैं सर कोई पर्सन होगा और इसको देख रहा होगा, ठीक है, तो आपको दिखेगा सर ये दोनों रे उसको दिखेगा नहीं, उसे ये सब फील होगा कि सर ये जो दोनों रे है ना वो यहां से ना होकर ये कहीं अंदर से आ रही होंगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे सर यहां पे क्या हो रही है, इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो बाहर की तरफ जो गई है रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कभी भी मिलेंगी नहीं, ये कभी नहीं मिलेंगे। अगर ये कभी नहीं मिलेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसी रे को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर चलेंगे तो ऐसा फील होगा, ऐसा अपीयर होगा कि सर ये जो दोनों जो रे है ना वो किसी मिरर के अंदर से निकल रही है, मिरर के अंदर से आ रहा है, ऐसा फील होगा, ऐसा अपीयर होगा। तो जहां से ये आ रही है लाइट रे वही तो हमारा क्या बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम एंड बी प्राइम। अगर ए प्राइम बी प्राइम बना है तो बच्चों आपको करना क्या है, जो भी ये इमेज बना है इसी इमेज के बारे में आपको लिख देना है। जैसे कि क्या लिखना होगा बच्चों, जैसे कि अगर आप देखोगे इमेज कहां बना है, आप बताओगे सर बिहाइंड द मिरर बना है, बिहाइंड द मिरर बना है। ठीक है, कैसा बना है बच्चों, वर्चुअल बना है। एंड कैसा बना है, इरेक्ट बना है। इरेक्ट मतलब सर ये अपराइट बना है, अपराइट बना है। ठीक है, तो यही आपको कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगा। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, एंड कैसा बनता है बच्चों, एंड ये डिमिनिश्ड बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज होगा उस ऑब्जेक्ट से क्या होगी, उसकी साइज छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और, डिमिनिश्ड अगर ये इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी कॉन्वेक्स मिरर है अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख दो, ठीक है, अगर आप कहीं पे भी रख दो पोल और इन्फिनिटी के बीच में तो हमेशा इमेज डिमिनिश ही बनाएगा। तो ऐसा अगर बना रहा है डिमिनिश तभी तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अगर डिमिनिश बनाएगा तभी तो होगा, अगर इनलार्ज बना देगा इमेज तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कॉनकेव मिरर में क्या होता था, फील्ड ऑफ व्यू कम होता था,
क्योंकि वो इमेज को मैग्नीफाइड करके बनाता था। लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर क्या है बच्चों, डिमिनिश बना रहा है। डिमिनिश बनाएगा तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि सर ये लार्ज एरिया को कवर करेगा, एक छोटे से मिरर में लार्ज एरिया कवर हो जाएगा। इसीलिए तो पार्किंग लॉट में क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है कि वो पूरे पार्किंग लॉट का पूरा इमेज जो है उस छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में दिखा देता है, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमें समझ में आ गया है कि सर इमेज बनाने का कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले वाले केस की तरफ। अब बच्चों में चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। और इसमें क्या करना है बच्चों, हमें ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है। अगर इन्फिनिटी पे रखना है तो सबसे पहले थोड़ा सा नोट कर देते हैं। क्या नोट करना है कि सर कॉन्वेक्स मिरर का जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होता है, सेंटर वाला पॉइंट मतलब इस अपर्चर में बात कर रहा हूं, ये क्या है बच्चों, पोल है। ये क्या है, ये है आपका वर्चुअल फोकस और ये है आपका वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बात करते हैं सर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, सर इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहां पे इमेज बनेगा, तो सपोज करते हैं सर ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी पे हमें इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, सर दो रे लेके चलना होगा। और वो दो रे कैसे होंगे, वो दो रे पैरेलल होंगे। ठीक है, क्योंकि सर हमें पता है कि सर कोई भी लाइट, ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आता है तो उस केस में जो आपका रे होता है वो रे हमेशा पैरेलल ही फॉल करता है। तो ये सपोज करें सर पैरेलल फॉल कर रहा है, पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली इंसिडेंट कर रहा है। तो सर रूल हमारा क्या कहता था कॉन्वेक्स मिरर को लेकर, ये कहता था कि सर अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली अगर इंसिडेंट कर रहा है तो ऐसा अपीयर होगा कि वो कहां से पास हो रही है, कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो वर्चुअल फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये कहां से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ये हो रही होगी वर्चुअल फोकस से। ये कुछ लाइट रे इस तरीके से चला गया। एक और लाइट रे लेते हैं हम लोग जो कि क्या है, पैरेलली इंसिडेंट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक, तो ये भी क्या होगा, ऐसा फील होगा, ऐसा अपीयर होगा कि सर जो लाइट रे है वो कहां से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक है, यानी कि देखेंगे कि सर ये ऐसा अगर सपोज करते हैं सर यहां पे कोई इंसान है, ठीक है, तो अगर ये इंसान इस रे को देखना चाहे, जैसे यहां पर अगर कोई इंसान है, जैसे यहां पे बना लेते हैं इंसान को, ठीक, तो सपोज करते हैं अगर ये इंसान इस चीज को देखेगा, इस रे को, तो ऐसा फील होगा कि बच्चे ये जो दोनों रे है ना वो कहां से आ रहे होंगे, फोकस से, यानी कि मिरर के अंदर से आ रहे होंगे। अगर मिरर के अंदर से आ रहे होंगे, यहां से वर्चुअल फोकस से आ रहे होंगे, तो जो इमेज होगा किसी भी इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का, तो वो इमेज कहां बनाएगा, वर्चुअल फोकस पे बनाएगा। यानी कि ये इमेज यहां पे बन जाएगा इसका। ठीक है, और अगर इमेज यहां पे बनेगा तो आप इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने तरफ से बता ही सकते हो कि सर जो इमेज है, ठीक है, वो इमेज कहां बन रहा है, बोलोगे सर एट फोकस बन रहा है। और कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। डिमिनिश्ड कैसा, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है। एंड कैसा बन रहा है, अपराइट बन रहा है। ठीक है, अपराइट या फिर कहो इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, इमेज बन गया। यानी कि सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा कहां बनेगा, वर्चुअल फोकस पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो यही बच्चा क्या है, दो कंडीशन है, दो केसेस है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर को लेकर। जैसे कॉनकेव मिरर में टोटल आपके 6 केसेस हुआ करते थे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, मगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 केस है। पहला केस क्या था, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रख रहे थे तब था, और दूसरा क्या था, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे थे। तो यही 2 केस है, और इन दोनों केस में हमने ये देखा कि सर इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, अपराइट या फिर इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, और कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, और हो गया। अच्छा, जैसे कि इन्फिनिटी पे जब रख रहे हैं तो हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, और जब इन्फिनिटी में नहीं रख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड बन रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है बच्चों वो हमेशा क्या है, छोटा ही बनता है। ऑब्जेक्ट के जो साइज होता है उससे छोटा बनेगा, इमेज के जो साइज होगा हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी। दूसरी बात,
दूसरी बात क्या है सर, इसके अगर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो बच्चा जब भी कोई भी इमेज अगर वर्चुअल बनता है तो उसकी मैग्निफिकेशन हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव लेकर चलेंगे और कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये दो केसेस हमने सॉल्व कर दिए। अब चलते हम लोग अपने अगले वाली स्लाइड की तरफ। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इस कॉन्वेक्स मिरर जो भी हमने इमेज बनाए थे उस इमेज के थ्रू हमें क्या करना है, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, इफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द मिरर इज f, देन फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां बच्चों के ध्यान से देखा जाए तो ये कह रहा है कि सर जो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट का वो कितना बन रहा है, 1/n टाइम्स बन रहा है। इसका मतलब क्या बता रहा है सर, मैग्निफिकेशन ही तो बता रहा है, मैग्निफिकेशन ही तो बता रहा है। मैग्निफिकेशन कितना बना रहा है, मैग्निफिकेशन बना रहा है कितना, 1/n। ठीक है, यह है मैग्निफिकेशन 1/n टाइम्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और, क्या ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो जाहिर सी बात है सर ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सर कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/n हो जाएगा। ठीक, अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -v/u, है ना। तो यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -v इक्वल टू द u/n। दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू -u/n, यानी कि सर जो इमेज होगा वो कितना बनाएगा, -u/n बताएगा। ठीक है, अच्छा और क्या क्या गिवन है, कह रहा है कि सर जो फोकल डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना दिखा रहा है, f दिखा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना, हमें पता करना है कि सर हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, आखिर हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे ताकि जो इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट के 1/n टाइम्स हो। ठीक है, तो उस केस के लिए क्या करना है बच्चों, यहां पे देखा जाए f दिया है, फोकल लेंथ दिया है, यहां पे सर इमेज भी बता रहा है, इमेज डिस्टेंस भी दिया गया है, तो क्या लगाएंगे बच्चों, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यही वाला मिरर फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, जो भी गिवन डाटा है पुट कर देते हैं। सर फोकल लेंथ कितना है, 1/f है, तो भैया एक बात बताइए, क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर में, कहोगे सर हाँ बिल्कुल होता है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इमेज कैसा होता है, पॉजिटिव ही तो होता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे सर 1/v प्लस 1/u। अब यहां देखा जाए तो 1/f इक्वल टू द v की वैल्यू कितना दिखा रहा है, -u/n दिखा रहा है, प्लस 1/u। यहां देखा जाए तो 1/f इक्वल टू तो हो जाएगा -n/u प्लस 1/u। ठीक, ये हो गया। अगले की तरफ बढ़ेंगे, अगले की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सर 1/f इक्वल टू द 1 -n/u। ठीक, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा u/1 -n। यहां से हमें क्या निकालना था बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 -n, यानी कि हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, u इक्वल टू f1 -n। ठीक, तो यही क्वेश्चन की डिमांड कह रहा था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, एक बार सोल्यूशन को भी चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग अपने अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, कह रहा है कि सर अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू इन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर, यानी कि सर r की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। उसके बाद कह रहा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 6 मीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -6 मीटर। अगली बात क्या कह रहा है,
कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज बताना है, सभी कुछ बताना है हमें। तो कैसे पता चलेगा, यहां देखा जाए बच्चों कैसे कि फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, आर की वैल्यू दिया गया 2, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकस से हाफ होता है। ठीक है, ये हो गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे क्या, 1 अपॉन में एफ इक्वल टू द 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू। दिस इंप्लाइज दैट एफ की वैल्यू दिया गया 1 अपॉन में 1 इक्वल टू द 1 अपॉन में वी तो हमें निकालना ही है, प्लस 1 अपॉन में 6 माइनस का 6 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 1 अपॉन वी को यहीं पर रहने देते हैं, बाकी इधर लेके आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 6 इक्वल टू द 1 अपॉन में वी। ठीक, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू द 1 अपॉन में वी। दिस इंप्लाइज दैट वी इक्वल टू द 6/7। यानी कि सर जो इमेज होगा वो कितना बनेगा, 6/7 बनेगा। ठीक है, इमेज कितना बनेगा, 6/7 बनेगा। और कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। तो कितना बनेगा सर, 6/7 बनेगा, है ना। चलिए, ये हो गया, यानी कि हमें पता तो चल गया कि सर पोजीशन क्या है इमेज का। तो इमेज का पोजीशन कितना है सर, 6/7 है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट कहां पर रख रहे हैं, 6 मीटर की दूरी पे रख रहे हैं। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.749 7/56 8 4 7 चौक 28 35 एंड 50, फिर कुछ इससे ऐसे ऐसे करते करते आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया कॉन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये कितना बता रहा है सर, पॉजिटिव बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल बनेगा। समझ गए। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि सर साइज ऑफ नेचर कैसा होगा। नेचर तो आपको पता चल गया सर, वर्चुअल ही बनेगा। ठीक है, साइज की बात कर रहा है, साइज मतलब मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन में यू। ठीक है, तो यहां लिखेंगे m हो गया माइनस वी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 6/7 है, तो 6/7 माइनस में लगा देंगे। उसके बाद अपॉन में यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 6/7 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये क्या होगा, 6 से 6 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना बताएगा, 1/7, है ना, 1/7 बता देगा। ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1/7। ये क्या हो गया बच्चों, साइज हो गई, यानी कि सो जो इमेज होगी वो 1/7 टाइम्स होगी, है ना। तो ये हो गया बच्चों, ठीक, इस वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ। इस वाले न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से देखिए। ठीक, इस वाले न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, कॉन्वेक्स मिरर के ही रिलेटेड में दिया गया है। इसको सॉल्व करके बताइए। जैसे कह रहा है कि सर एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि सर ऑब्जेक्ट की जो साइज बता रहा है कि सर ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बता रहा है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ये पहला गिवन डाटा है। उसके बाद कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के पहले, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है, यू की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, यू की वैल्यू बता रहा है, वो कितने दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। और आपको बच्चों पता है कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है सर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू दिखा रहा है सर 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना होगा, इसी का हाफ होगा, डेट इज 15 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फोकल लेंथ। उसके बाद कह रहा है सर फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया सर वी की वैल्यू पूछ रहा है, वी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज इट्स नेचर एंड साइज, तो नेचर एंड साइज बताना है। तो आपको तो क्लियरली पता चल जा रहा है सर ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका नेचर हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल ही होगा, हमेशा ये बिहाइंड द मिरर ही बनाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बाय यूजिंग अ मिरर फॉर्मूला। हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, 1 अपॉन में एफ इक्वल टू द 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले को सॉल्व कर देते हैं। ये क्या होगा, फोकल लेंथ दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन में 15 इक्वल टू द 1 अपॉन में वी प्लस यू की वैल्यू कितनी दी गई, माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 20। ठीक है, इसको क्या करेंगे,
हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमें इमेज निकालना है, तो इसी को यहीं पर रख देते हैं, बाकी को इधर लेके आते हैं। ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू द 1/b, क्योंकि ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना होगा बच्चों, इसका एलसीएम होगा 60, ये हो जाएगा 15 4 जा 60, इसमें दैट ऊपर क्या होगा 4 आ जाएगा प्लस 3 होगा, ये क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 20 23 60 एंड 15 10, हाँ सही है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखा जाए अगली स्टेप पे चलते हैं। अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप है बच्चा 7/60 इक्वल टू द 1/v, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 60/7 हो जाएगा। यानी सर इमेज डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 60/7 दिखा रहा है। इसको अब एक बार डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने में कितना आएगा, 7 7 49, 7 8 56, 4 7 चौके 28, 7 में 35, 7 25 35, फिर 5 7 7 49, फिर हो जाएगा 1, फिर 7 एकम 7, ठीक है। ऐसे करते करते क्या होगा बच्चों, आगे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब जो इमेज है बच्चा ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है बच्चा 8.571 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे, तो ये जो इमेज बनाएगा वो कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड बनाता है, कितने सेंटीमीटर बनाएगा 8.571, और भी आगे आप कैलकुलेट करते रहेंगे तो उतना सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसके नेचर की बात करते हैं, नेचर कैसा होगा। सर देख रहे हैं सर इमेज किधर बना रहा है, इमेज की जो इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल बना रहा है, ठीक। उसके बाद मैग्निफिकेशन बात कर रहा, सर साइज की बात कर रहा, साइज का मतलब हो गया बच्चों मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है -v/u, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू आई है 60/7, तो ये हो जाएगा माइनस का 60/7/u, u की वैल्यू है -20, तो पहली बात माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा 60/7 × 20, तो ये जाएगा 20 कम 20 20 23 60, तो मैग्निफिकेशन वैल्यू कितनी आएगी 3/7 आ जाएगी, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज है वो कितना है 3/7 है। बस इतनी सी तो करना है हमें। तो हमें क्या करना है बच्चों, जब भी कोई भी कॉन्वेक्स मिरर पे न्यूमेरिकल अगर आता है तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सर चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, इन दोनों केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है ना। रही बात है फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होता है मगर कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है, और मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होता है एंड कॉनकेव मिरर में क्या होता है, नेगेटिव होता है कई सारे केसेस के थ्रू। जैसे कि अगर जब तक हम कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में ना रखें तब तक जो भी मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा कितना बताएगा, नेगेटिव ही बताएगा, ठीक है। तो चलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। अच्छा अगले न्यूमेरिकल नहीं दिया गया, अब हम लोग चलते हैं क्या, यूजेस की बात करते हैं। सर कॉनकेव मिरर का यूज कहां कहां होता है, ठीक है, इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये यूजेस जो दिया गया है ये यूजेस आपको डेली लाइफ में दिखता ही होगा। जैसे कि डेली लाइफ में अगर मैं बात करता हूं तो सेविंग, जब आप जाते होंगे बाल कटवाने के लिए, अगर मान लीजिए कि अगर किसी की बियर्ड और सेव करानी है तो उस केस के लिए क्या होता है, हम लोग उसको सेविंग मिरर की तरह देखते हैं कॉनकेव मिरर में। तो चलिए भाई यूज की बात कर लेते हैं। जैसे यूज क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि टेलीस्कोप वाले में हम कौन सा यूज करते हैं, मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं सर, माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं, हेडलाइट एंड टॉर्चेस में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि सर हमें पता है कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो भैया कन्वर्ज करना है तो भैया इसको लाइट को अगर कन्वर्ज करना है तो भैया हम टॉर्चेस एंड हेडलाइट में यूज करेंगे, ताकि हमें क्या पता चले, एक सिंगल पॉइंट पे हमें क्या हो, इमेज हमें चीजें दिखाई दे सके। अगर लाइट डाइवर्स हो जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, अगर सिंगल पॉइंट पे फोकस किया जाएगा लाइट को तो बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा। इसमें यूज किया जाता है। और कहां यूज किया जाता है, सोलर फर्नेसेस में यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सोलर फर्नेस का मतलब होता है कि सर ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये कॉनकेव मिरर सनलाइट को क्या करता है, एक जगह क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करके क्या करता है, उसकी एनर्जी, अगर हम चाहते हैं कि सर उस लाइट एनर्जी हमें मैक्सिमम मिल सके तो हमें क्या करना होगा, सोलर फर्नेसेस डिवाइस को यूज करना होगा। ये क्या करेगा, एक सिंगल पॉइंट पे एनर्जी को बढ़ा देगा, ठीक है। अगली बात, डेंटल मिरर में यूज किया जाता है दांतों को देखने के लिए, ठीक है। और कई सारे
मेडिकल वाले चीजों में देखा जाता है, जैसे कि अगर आंखों के अंदर अगर कोई भी चीजें अगर देखना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये स्टेटस को चेक करता है, आई का स्टेटस है उसके बारे में चेक करता है। उसी तरीके से कान के अंदर, एयर के अंदर अगर कोई भी चीजें प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और उसको जो यूज करने वाली जो डिवाइस होती है उसका नाम क्या होता है, ऑटोस्कोप होता है, विच इज यूज टू लुक इनसाइड द ईयर। यानी कि ईयर के अंदर कोई भी चीज अगर हमें देखना है तो ऑटोस्कोप का यूज करेंगे, क्योंकि ऑटोस्कोप हो गया एंड ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया, ये दोनों जो डिवाइस हैं वो किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं कॉनकेव मिरर के। और कॉनकेव मिरर के बने हुए तो ये क्या करेगा, किसी एक सिंगल पॉइंट पर अगर हमें कुछ चीज देखना है तो इससे बेहतर कोई नहीं दिखा सकेगा, है ना। तो ये हो गया बच्चों इस वाले यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर का। अब बच्चों हम लोग चलते हैं हम लोग अपने अगले यूजेस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस देख लेते हैं। तो इसका यूजेस क्या है, तो जैसे इसका पहला यूज जैसे बता रहा है, इसका यूजेस आप हर जगह देखे होंगे, कहीं भी अगर आप जाते होंगे गाड़ी को पार्क करने के लिए, कोई व्हीकल से उसको पार्क करने जा रहे हैं तो वहां पे देखते होंगे पार्किंग लॉट में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में देखते होंगे, कहीं पे एक शार्प कर्व दिख रहा है। ठीक है, कहीं रोड पे आप जा रहे हैं, कोई शार्प कर्व है और हमें एक ब्लाइंड स्पॉट वाली जगह दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप शार्प कर्व ले रहे हैं अपना, ठीक है, और आपको कर्व लेने से पहले आपको जो भी उधर की चीजें हैं वो आपको अगर दिखाई नहीं दे रही है डायरेक्टली, तो उसके एज ए साइड में एक कॉन्वेक्स मिरर यूज कर दिया जाता है, ताकि आपको वो ब्लाइंड स्पॉट वाली जो जगह है उसको कवर कर सके। तो यहाँ पे ये यूजेस दिखा रहा है, जैसे कि कहाँ कहाँ यूज होता है, बिल्डिंग्स में यूज होता है, हॉलवेज में यूज होता है, प्लस इंक्लूडिंग स्टोर्स में यूज होते हैं, स्कूल्स में यूज होते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, होटल्स में यूज होते हैं, एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग में होते हैं यूज। यानी कि ये क्या करता है, अच्छा इसको इतने बड़े बड़े जगहों पर क्यों यूज किया जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर को, क्योंकि सर इसका जो व्यू है, ठीक है, वो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है कॉन्वेक्स मिरर का वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होने की वजह से क्या करता है, ये लार्ज एरिया को कवर कर लेता है। एक छोटा सा मिरर एक लार्ज एरिया कवर करता है, इसीलिए इसको बड़े बड़े जगहों पर क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं देखने के लिए। और कहां कहां यूज होता है, और ये यूज होता है रोड ड्राइववेज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो बाइकर्स यानी कि मोटरसाइकिल जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, जो रियर व्यू होता है उन सभी चीजों में, व्हीकल के रियर व्यू में क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक, और कहां कहां यूज होता है, सिक्योरिटी फीचर की तरफ देखा जाए तो एटीएम वाला जो मशीन होता है वहां पे भी क्या करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि एटीएम के पास लगाया जाता है, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी पर्पज की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि सर जो पैसेंजर वाली कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं एज ए रियर व्यू की तरह। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और दिया गया है यहाँ पे, हाईलाइटेड वर्ड में लिखा गया है कि सर ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे कि सर अगर आपके पास कोई भी अगर बाइक है तो बाइक वाले में जो रियर व्यू वाला जो मिरर है उसमें लिखा होता है कि सर ऑब्जेक्ट इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर। बच्चा ये जो है ना, ये जो वर्ड लिखा है ना, ये वर्ड उसको आपको सबसे पहले ये एक आगाह करता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि सर कॉन्वेक्स मिरर में अगर ये जो एडवांटेजेस आप देख रहे हैं ना कि सर ये फील्ड ऑफ व्यू को बहुत ही ज्यादा दिखा रहा है, यानी कि लार्ज एरिया कवर कर रहा है, तो भैया अगर इसका एक एडवांटेज है तो इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, और ये डिसएडवांटेजेस यही है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो दिखेगा उसके अंदर, ठीक है, वो थोड़ी दूर होगी, लेकिन वो रियलिटी में बात किया जाए तो वो बहुत ही क्या होगी, बहुत ही पास में आपको दिखाई देगी। जैसे कि सपोज करते हैं कि एक व्हीकल से कार ड्राइवर है, कार ड्राइवर ने क्या किया, अपने रियर व्यू वाले मिरर में देखा पीछे कोई एक व्हीकल आ रही है, ठीक है, तो उस व्हीकल को जब वो देखेगा तो उस मिरर के अंदर तो उसको देखने से ऐसा फील होगा कि वो सर जो व्हीकल है जो पीछे है, कार के पीछे है, वो बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है ना वो दूर है, लेकिन अगर आप ऐसे मोड का अगर आप देखोगे, रियलिटी में देखोगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा रियल में बहुत ज्यादा क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को, यानी कि सर ये क्या कर रहा है, एक इल्यूजन को जन्म दे रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि सर इसके अंदर जो भी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो भी एक इमेज बन रहा है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है वो ऐसा दिखाएगा सर वो दूर है, मिरर के अंदर ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत ही दूर है, मगर वो रियलिटी में क्या होते हैं, पास में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, डिसएडवांटेजेस होता है। इसीलिए जो भी आपका ड्राइवर होता है, ठीक है,
उस ड्राइवर वाले रियर व्यू वाले में मिरर में लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर। इस तरीके जो ड्राइवर है उसके दिमाग में ये रहे कि भैया जो भी हम ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, दिख रहा है मिरर के अंदर, वो असल में पास है, वो दूर नहीं है। मिरर में दिखाएगा कि वो दूर है लेकिन वो रियल में पास है। तो इसी यही क्या है, डिसएडवांटेजेस है। इसी डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए क्या होता है, ये वर्ड लिखा होता है मिरर के अंदर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है बच्चों, चलिए ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ठीक, अगले वाले स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस वाले स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम लोग रिफ्लेक्शन में, यानी कि प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, रूल रेगुलेशन, हर एक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब तक अगर ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर क्या कीजिएगा, रे ऑप्टिक्स का वो जो दिया गया है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर एंड लाइट के बारे में जो भी बताया गया, तो एक बार जरूर लेक्चर नंबर 1 को एंड लेक्चर नंबर 2 में जो भी है उसी चीज को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग किस पे, रिफ्रैक्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि बच्चा ये जो रिफ्रैक्शन होता है ना, ये शो करता है कि सर जो लाइट होता है ना वो एक वेव की तरह होता है, पार्शियली शो करता है, 100% शो नहीं करता है। ये एक पार्शियली शो करता है कि जो लाइट की जो नेचर होती है वो वेव होती है। जैसे रिफ्लेक्शन जो होता है वो 100% शो करता है कि सर जो लाइट है वो पार्टिकल की बनी हुई है। मगर ये जो रिफ्रैक्शन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये शो करता है, पार्शियली शो करता है कि सर जो लाइट होता है वो वेव का बना हुआ है ना। तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस नेचर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप एक बार लेक्चर नंबर 1 पे आप चले जाइएगा, और उसमें आपको मैं बहुत ही अच्छे और डिटेल में बताया हूं कि किस तरीके से हम लाइट को नेचर और पार्टिकल की तरह से समझते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन को लेकर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन क्या कहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये कहता है कि सर व्हेन अ लाइट रे, क्या कहता है सर, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम to another then light bend। ठीक है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब मूव करती है ना, तो लाइट क्या करती है, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। और जो वो थोड़ी सी जो बेंड हो रहा है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि रिफ्रैक्शन में बेंडिंग होना जरूरी है, यानी कि जहां पे भी लाइट थोड़ी सी अगर बेंड हो रही, किसी भी एक स्मॉल एंगल से थोड़ी सी अगर बेंड हो जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहां पे अगर आप देख रहे होगे कि सर ये हमारे पास क्या एक बेकर है या फिर एक ग्लास है, और इस ग्लास के अंदर वाटर को रखा गया है, H2O रखा गया है, और इसमें क्या एक पेंसिल को रख दिया गया है। अब देखा जाए, ये जो हम बाहर से जो देख रहे हैं, इस पेंसिल को जो बाहर से देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि सर ये पेंसिल बीच से क्या है, थोड़ी सी टूटी हुई है ना, थोड़ी सी ब्रेक है, क्योंकि इसको होना चाहिए था बिल्कुल ही सीधे, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, मगर ये थोड़ी सी इधर की तरफ शिफ्ट हो गई है, थोड़ा सा बेंड हो गया है। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या है, ये लाइट जो है वो थोड़ी सी, वो जो लाइट है वो थोड़ी सी क्या हो गई, बेंड हो गई है। बेंड होने का मतलब क्या है, क्या बता रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बता रहा है। जैसे यहां पे देखा जाए, यहां पे जैसे देखिए, ये हमारे पास एक इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस है। ये वाला जो ऊपर वाला है, ये से हम लोग सपोज करते हैं सर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। चलिए इसको बाद में देखा जाए। सपोज करते हैं सर ये एयर वाला मीडियम है और ये वाला क्या है, वाटर वाला मीडियम है। ठीक है, एयर वाला मीडियम है और ये वाला वाटर मीडियम है। जब लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है तो इसको जाना चाहिए था बच्चों सीधे, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या हुई है, थोड़ी सी बेंड हो गई है। ये जो थोड़ी सी बेंड हुई है ना, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन ये कहता है कि सर जब भी कोई भी लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम अगर जा रही है तो बेंड होगी, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस मींस दैट कि सर वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कहलाती है। ठीक है, तो ये बच्चा हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, यानी कि इसमें बेंडिंग हो रहा है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि सर ये किस तरीके से बेंड हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। सर रिफ्रैक्शन के पीछे कॉज क्या है, आखिर जब लाइट रेज जब ट्रेवल करती है, जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जब मूव करती है,
तो वो क्यों रिफ्रैक्ट होती है, क्यों वो बेंड हो जाती है, वो लाइट बेंड क्यों होती है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल तक देखा जाए यहाँ पे। जैसे ये जो इमेज दिखाया जा रहा है, इस इमेज को जरा ध्यान से देखो। जैसे ये फर्स्ट वाले इमेज को अगर देखा जाए, इस वाले इमेज को, ठीक है, फर्स्ट वाले को, तो इसमें अगर आप देखोगे कि एक व्हीकल है, वो अपने एक स्पीड से मूव कर रही है। मान लेते हैं कि सर इसकी स्पीड जो है वो लगभग 60 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही है। 60 मीटर पर सेकंड हिसाब से क्या कर रही है बच्चों, मूव कर रही है, ठीक है। अब देखा जाए सर ये आराम से ग्राउंड पे, यानी कि ये प्लेन हमारा सिंपली प्लेन है, इस प्लेन पे ये 60 मीटर पर सेकंड हिसाब से मूव कर रही थी। अचानक से हुआ क्या बच्चों, सामने आ गया सैंड, ठीक है, सैंड पड़ गया। तो सैंड में हुआ क्या बच्चों कि ये जो पहली वाली जो है, ये जो आपके पास व्हीकल है, कार है, इसकी जो पहली वाली जो व्हील है, ये वाली व्हील क्या होती है, इस सैंड पे पड़ती है, ठीक है। अब इस सैंड में पड़ेगी तो सैंड क्या करेगा, इसकी स्पीड को स्लो करेगा। इसकी स्पीड को क्या करेगा, स्लो करेगा। मान लीजिए 60 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे, तो ये वाला व्हील क्या होगा, जैसे इस सैंड में पड़ेगा तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, स्लो होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सर इस वाले और इस वाले और इस वाले व्हील की, ये जो तीनों व्हील है भाई, ये तो अपने अपने वो 60 ms के हिसाब से मूव कर रहे होंगे, 60 मीटर पर सेकंड हिसाब से तो मूव कर रहे होंगे। ये वाला स्लो हुआ होगा, मान लेते सर इसको स्लो कर दिया होगा 60 मीटर से, मान लेते सर ये इसकी स्पीड हो गई, इस वाले व्हील की हो गई 50 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे तो 60 मीटर पर सेकंड हिसाब से तो मूव कर रहे होंगे। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, इसी सर व्हीकल के साथ क्या हो गया, एक धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया भैया, ये 50 पे ये सारे 60 हो गए, अब क्या करेगा, ये बेंड हो जाएगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे अगर आप इसी चीज को, इसी फिगर को अगर आप इस डायरेक्शन में देखा जाए तो आप देख रहे होगे कि सर ये वाला क्या हुआ, पहले ये बिल्कुल एक अलाइन में चल रहे थे, एक सीधी रेखा में चल रही थी, इस तरीके से चल रही थी, ठीक है। अगले वाले इमेज में दिख रहे हैं ये जो व्हीकल है वो इधर की तरफ क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। जैसे ये वाला क्या हुआ, स्लो हुआ है, तो ये पूरी व्हीकल किधर हो गई है, राइट डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन में क्या हो गई, वो शिफ्ट हो गई है, जो कि यहां पे दिख रहा है, इधर वाले डायरेक्शन में क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। तो बच्चों क्या होता है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है, अगर वो स्पीड में मूव कर रही है, अपने वो स्पीड में चल रही और अचानक से उसकी क्या होती है, स्पीड स्लो होती है। अगर स्पीड स्लो होगी तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, वो थोड़ा सा अपने डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जिस तरीके से यहाँ पे व्हीकल चेंज कर रहा है, ठीक है, उसी तरीके से बच्चों लाइट भी होता है। जब लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जाती है, रेयरर में उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जैसे वो वाटर में चली जाती है या फिर ग्लास में जब चली जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। और जब स्पीड बच्चा स्लो होगा तो क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे यहां पे चेंज हुआ उसी तरीके से वहां भी चेंज हो जाएगा लाइट वाले केस में। तो ये वाला एग्जांपल आपने देख लिया। तो चलिए इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं लाइट के रिस्पेक्ट में, लाइट के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के रिस्पेक्ट में। जैसे बच्चों यहां पे दिख रहा होगा कि सर एक हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या रखा गया है, वाटर रखा गया है, ठीक है, ये आपका वाटर हो गया और इसके अंदर क्या रख दिया गया है, पेंसिल रख दिया गया है, ठीक है। अब देखा जाए बच्चा, ये जो पेंसिल बिल्कुल सीधा है, देखो ये यहां से आया, ये यहां से क्या हुआ, सीधे की तरफ है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब हम लोग यहां से जब इसको देख रहे हैं, जब हम लोग यहां से देख रहे हैं और हम कहां पे हैं सर, रेयरर मीडियम में है, रेयरर मीडियम में है, यानी कि सिंपल सी बात है, हम लोग किस में है सर, एयर वाले मीडियम में है, ठीक है, एयर वाले मीडियम में है। और इस पेंसिल को कहां पर रखा गया है, इसका आधा पोर्शन कहां पे है, एयर में है, और आधा पोर्शन कहां पे सर, वाटर के अंदर है। अब हुआ क्या सर, जब भी कोई भी लाइट रे रेयर से जब डेंसर में जा रही है, देख रहे हो यहां पे लाइट जब आई होगी इसके अंदर, तो पहले इसकी स्पीड बच्चा हुई होगी, सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से आ रही थी। और अचानक जैसे वो वाटर के अंदर गई, ठीक है, तो स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज हो गई। चेंज हुई तो भैया ये क्या आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि सर ये जो पेंसिल है ना, इससे जो रे आ रही है ना, वो यहां से आ रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। तो हमें जो इमेज दिखाएगा, इसका इमेज दिखाएगा बच्चों, ये क्या है, थोड़ी सी बेंडेड दिखाएगी, ठीक है, ये थोड़ी सी क्या दिखाएगी, बेंड के फॉर्म में दिखाई दे देगी। तो यही बच्चों क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगली बार स्लाइड की तरफ चलते हैं और इसमें और भी खूबसूरत तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें समझने से पहले यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वो क्या कह रहा है, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ये क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। पहली बात जो ये वर्ड दिया गया ऑप्टिकली, ठीक है, ये हमेशा लाइट के लिए यूज होता है, ये हमेशा लाइट के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात कर रहा है किसकी, ऑप्टिकली रेयरर की बात कर रहा है।
ऑप्टिकली रेयरर का मतलब होता है बच्चों जब कोई भी लाइट रेज, ठीक है, और उस लाइट रेज की अगर ज्यादा है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो वो वाला जो मीडियम होगा, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा हो रही थी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एयर है एंड वाटर है ना, तो एयर एंड वाटर में देखा जाए, एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो वाटर कंपेरिजन में क्या है? एयर की स्पीड ज्यादा है, तो एयर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे, और वाटर वाले क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसी तरीके से जैसे हमने यहां बोला क्या, वाटर क्या है आपका? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। उसी तरीके से सपोज करते हैं कि सर जो लाइट है वो वाटर से ग्लास में जा रही है, तो वाटर से ग्लास में जाएगी तो वाटर में स्पीड ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए हम वाटर को अब क्या कहने लगेंगे? ऑप्टिकली रेयरर कहेंगे, और ग्लास को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर कहेंगे। तो बच्चा यहां पे जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ना बच्चा, ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। हम किसी भी एक, जैसे हम एयर को या फिर वाटर को या फिर ग्लास को हम नहीं कह सकते सर वो ऑप्टिकली रेयरर है कि वो ऑप्टिकली डेंसर है, ये रेयरर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है। हमें क्या करना होगा? हमें बस एक काम करना होगा सर, यहां पे क्या करना होगा? एक कंपैरिजन करना होगा, कंपेयर करना होगा, ठीक है। और कंपैरिजन करने पे हमें पता चलता है ऑप्टिकली रेयरर है कि ऑप्टिकली डेंसर है। यानी कि सर एयर एंड वाटर में देखा जाए तो भैया एयर हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली रेयरर कहलाएगा, ठीक है। ये आपका रेयरर कहलाएगा, ऑप्टिकली रेयरर, एंड वाटर क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग वाटर एंड ग्लास की बात करते हैं, तो इस केस में क्या होगा बच्चा? वाटर जो होगा ये आपका ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाएगा, ये आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। ध्यान रहे, ठीक है। ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर ये कौन कैसे पता चलता है? सर ये कंपैरिजन से पता चलता है, और ये क्या बताता है? स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताता है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो आपका ऑप्टिकली रेयरर कहलाएगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो आपका ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा, है ना। ये बात हो गई। अच्छा एक बात और, इसमें थोड़ा सा बच्चे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और डेंसिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि सर जो ज्यादा डेंसर होगा वो ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऑप्टिकली रेयरर कहलाएगी। तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो यहां पे सीधे कह रहा है कि सर इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। यानी कि सर ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम होता है ना, वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो कभी भी डेंसिटी पे नहीं डिपेंड कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में बात करता हूं, जैसे केरोसिन होता है हमारा, केरोसिन ऑयल, ठीक है। अगर केरोसिन ऑयल को अगर आप ध्यान से देखोगे, केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है वाटर के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि सर केरोसिन की जो डेंसिटी है वाटर कंपैरिजन में कम होती है, यानी कि वाटर इज मोर डेंसर देन केरोसिन ऑयल, ठीक। तो अगर हम लोग डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं रेयर और डेंसर के, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो केरोसिन होता है वो आपका ऑप्टिकली डेंसर होता है, ऑप्टिकली डेंसर। यानी कि केरोसिन ऑयल क्या करता है? ज्यादा लाइट को बेंड करता है, या फिर दूसरे तरीके से ये कहूं कि सर ये क्या करता है, इसमें केरोसिन वाले ऑयल में क्या करता है, जो लाइट होती है उसकी स्पीड ज्यादा स्लो हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो यहां ध्यान रखें, ऑप्टिकली रेयरर का मतलब यही हुआ कि सर जिसमें लाइट की स्पीड अगर ज्यादा है तो आपकी ऑप्टिकली रेयरर कहलाएगी, अगर कम है तो ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगी। डेंसिटी पे आपको नहीं फोकस होना है बच्चा, डेंसिटी अलग चीज होती है एंड ऑप्टिकल डेंसर अलग होता है, ठीक है। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये अलग बात होती है, एंड ऑप्टिकली डेंसर ये अलग बात होती है। ऑप्टिकली डेंसर मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो। तो इस हिसाब से देखा जाए केरोसिन में क्या होता है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होती है एज कंपेयर टू वाटर। दैट्स व्हाई जो आपका केरोसिन ऑयल होता है वो आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको क्या करना होगा, तैयार कर लेना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें को नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, क्या है? कह रहा है कि इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इज मार्जिनली लेस एज कंपेयर टू इन अ वैक्यूम, ठीक है। अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एयर में क्या होती है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बहुत ही ज्यादा कम नहीं होती, बहुत मिनिमम होती है, थोड़ी सी होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है
उसको हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी बात कर रही है सर? स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रही है। किस में बात कर रही है? ये बात कर रही है सर वैक्यूम में बात कर रही है। ठीक है, ये वैक्यूम में बात कर रही है कि इसकी स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बच्चा एयर में ना जो स्पीड होता है वो बहुत ही कम, मार्जिनली बहुत ही लेस होता है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा डिफेक्ट होता है। इसलिए बच्चा ये जो हम लोग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर रहे हैं ना, ये हम लोग एयर में भी मान लेते हैं कि बच्चा एयर में भी क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, हम इसको अप्रॉक्स के तहत मान लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों सी से, तो सी की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चा? स्पीड ऑफ लाइट होगी। और इसी स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चा एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि ये जो सी है ये हमारा एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है, यही हमारा क्या? एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ लाइट है। और ये वैक्यूम में होता है और हम इसको एयर में कंपेरिजन कर लेते हैं, क्योंकि एयर में क्या होती है? थोड़ी सी कम होती है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग एयर एंड वैक्यूम में अगर बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। ठीक है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। चलिए अगली बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो यानी कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये कितनी होती है बच्चों? ये होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन ए ग्लास, यानी कि ग्लास की बात कर रहा है, तो ग्लास में कितनी होती है? ये होती है बच्चों 1.88 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इतनी होती है। अब रही बात है सर क्या ये हमें याद करना होगा? तो नहीं बच्चों, याद नहीं करना होगा। इसके पीछे हम आगे भी जब अगली वाली स्लाइड में जब चलेंगे तो आपको बताएंगे कि बच्चों ये कैसे निकलता है, ये 2.25 कैसे आया है, ये 1.88 कैसे आया है, ये सारी चीजें हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल में जो वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 2.25 होती है, ग्लास में 1.88 होती है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले वाली स्लाइड पर। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों किसकी? कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकली मीडियम। अगर हमारे पास ऑप्टिकली मीडियम है तो उसका कॉन्सेप्ट की बात करते हैं सर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी। जैसे यहां बात कर रहा है किसकी? सर द ऑप्टिकल रेयरर एंड डेंसर मीडिया हैव बीन रिडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात किसकी कर रही है बच्चों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रही है। अब बात करते हैं सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, है ना? अब जैसे मैं कहूं बच्चा, देखिए जब भी कोई भी लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है, जब पास करती है, तो इसको बोलते हैं बच्चा रिफ्रैक्ट हो गई लाइट, उसको हम लोग बोलते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जब कोई भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, लेकिन जब बात करें बच्चों हम लोग एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट में क्या होता है? जब कोई भी लाइट रे वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो उस वाले टर्म्स को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस वाले टर्म क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदरवाइज अगर कोई मीडियम 1 और कोई मीडियम 2 एयर या फिर वैक्यूम को छोड़ दिया जाए, अगर कोई दूसरा मीडियम है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं वाटर एंड ग्लास की, अगर वाटर से लाइट रे ग्लास में जाती है तो हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहते हैं, उसे हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। बात है अगर एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट में हमेशा लाइट जो है एयर या फिर वैक्यूम दोनों बात एक ही है। ठीक है, उसको एक ही तरफ लेके चलेंगे। तो जब भी कोई भी लाइट है जब वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो उसको हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। चलिए बात देख लेते हैं। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एन इक्वल टू द, ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये होगा बच्चों आपका क्या? स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम यानी सी एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एन इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, और वी क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट इन अ एनी मीडियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब रही बात है सर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर सिंपल सी बात है सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये क्या बताता है? तो बच्चा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, यानी किसी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम का मतलब ये होता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि सर वो मीडियम
यानी जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो वो जो मीडियम है उस मीडियम क्या कर रहा है, लाइट को कितने एंगल से बेंड कर दे रहा है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हो रही है बेंडिंग करने की, उसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी मीडियम जितना वो बेंड कर देता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि बेंडिंग की बात कर रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे दिया गया है बच्चों, क्या है बच्चों, ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की, और बच्चा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बात करते हैं बच्चों, जैसे ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1.5 होती है। ठीक है, एंड वाटर में कितनी होती है, 4/3। दैट इज, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट इतना आएगा, 1.33 आएगा। तो आप देख रहे हो ना 1.33 और 1.5, इसमें 1.5 क्या है, ज्यादा है, यानी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अगर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये लाइट को क्या करेगी, ज्यादा बेंड करेगी। यानी कि जो लाइट को मैक्सिमम अमाउंट में बेंड कर देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम देखेंगे इसमें। अच्छा, इसके पहले हम लोग क्या देखा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े थे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होता है जब कोई भी लाइट रे वैक्यूम से किस में जाता हो, किसी और मीडियम में जाता हो। अच्छा, एक बात और हमने पढ़ा था कि सर वैक्यूम हो या फिर एयर हो, हम एयर को भी एब्सोल्यूट के टर्म में देखा जा सकता है, क्योंकि एयर और वैक्यूम में बहुत ही कम मार्जिन होता है स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होने का। ठीक है, तो अगर देखा जाए एब्सोल्यूट, प्योर एब्सोल्यूट की बात किया जाएगा तो वैक्यूम की बात होगी, लेकिन अगर हम एयर को अगर एब्सोल्यूट लेके चलते हैं तो एयर को भी हम लोग कंसीडर किया जा सकता है कि सर एयर से अगर कोई भी लाइट रेज एयर से किसी और मीडियम में जा रही है तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैं बात करता हूं सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब कोई भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है वैक्यूम को छोड़कर, ठीक है, वैक्यूम वाला मीडियम नहीं रहेगा, तब उस केस में क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। जैसे हमारे पास ये फिगर दिया गया है, ठीक है, ठीक है, ये जो फिगर है, ठीक है, ये वाला जो मीडियम है इसको हम लोग 1 मानते हैं, इस वाले मीडियम को हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अब ये देखिएगा ये जो 1 वाला मीडियम है वैक्यूम नहीं है, कुछ भी हम लोग मान लेते हैं वैक्यूम को छोड़कर। ठीक है, जैसे यहां पे दिया गया है कि विच इज नॉट अ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब कोई भी रेज एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तब। ठीक है, अब यहां पे जैसे दिया गया है कि सर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, जैसे यहां पे दिया गया है सर लाइट रे मीडियम 1 से किस में जा रहा है, मीडियम में 2 में जा रहा है। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं हम लोग। अब यहां पे जो बच्चा दिया गया है ना, ये 1 वाला मीडियम, ये 1 वाला मीडियम वैक्यूम नहीं होना चाहिए, वैक्यूम के अलग होना चाहिए। ठीक है, हम इसके जगह क्या ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, या फिर कोई भी मीडियम ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें वैक्यूम नहीं लेना है ना। और साथ में एयर भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एयर भी क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट में ही आता है। ठीक है, लेकिन प्योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किया जाए, प्योर एब्सोल्यूट, तो वो आपका वैक्यूम कराएगा। अब जैसे यहां दिया गया है बच्चा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है बच्चों इस तरीके से, कहां जा रही है लाइट रे, लाइट रे बच्चों जा रही है किस वाले मीडियम में, दूसरे वाले मीडियम में जा रही है, तो इसको हम लिखेंगे N2 अपॉन में N1। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, N2 अपॉन में N1। N2 किसकी बता रहा है, इस वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले का है और इस वाले का N1 है। ठीक है, तो N2 अपॉन में N1। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, N2 अपॉन में N1 को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहां देखा जाए, अब N2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इन केस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में, तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों C/V2, C/V2 एब्सोल्यूट में लेकर चलेंगे हम लोग। तो C हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एब्सोल्यूट मीडियम, और V2 क्या हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2। ठीक है, इसी तरीके से N1 को कैसे लिखेंगे, C/V1, C/V1। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सर यहां से C कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला C ये वाले C के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा V1/V2। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सर
जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू द n2 अपॉन में n1 इक्वल टू द v1 अपॉन में v2। ये होता है बच्चों पहले वाले केस में, यानी कि जब कोई भी लाइट रे मीडियम 2 में जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हो गया आपका तरीका। इसी तरीके बच्चों से अगर हमें इस तरह लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसको कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे बच्चों n1 अपॉन में n2, क्योंकि लाइट एक किस में जा रही है, 1 में जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन में n2। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों एब्सोल्यूट टर्म में, तो ये हो जाएगा बच्चों c बाई v1 अपॉन में c बाई v2। हम स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू देखते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसल आउट होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी कितनी आएगी, v2 अपॉन में v1। ये हो जाएगा इस वाले केस के लिए। जब कोई भी लाइट रे कहां जाती है, जब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी, तो इस केस में हम लोग पहले मीडियम 2 वाले की वेलोसिटी लिखते हैं, फिर जाके मीडियम 1 वाले की वेलोसिटी लिखेंगे। जब कोई भी लाइट रे मीडियम 2 में जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो पहले हमें स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 का लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 का। इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो सपोज करते हैं बच्चा, अगर हमें किसी भी मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो अगर वेलोसिटी दिया है तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना इजी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया था, जैसे इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में बच्चों क्या था, प्रीवियस वाले स्लाइड में दिया गया था कि सर जो वाटर होता है, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आएगा, तो बच्चों यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, है ना। तो कैसे होगा, सपोज करते हैं बच्चा इस वाले फॉर्मूले का अगर हम लोग यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का अगर हम लोग यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे बच्चों, लाइट रे कहां पे जा रही है, वाटर में जा रही है, लाइट रे वाटर में जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है फॉर्मूला भाई, जब वाटर में जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, NW अपॉन में NA, NW अपॉन में NA, यानी कि वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसके इक्वल होती है बच्चा, V1 बाई V2 के इक्वल होती है, यानी कि V1 बाई V2 कैसे लिखे, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसको देखना है तो इसको देखने के लिए क्या करना होगा, इसको देखने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहां पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे पता चलेगा कि सर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो होती है वो 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। इसको देखना है तो कैसे पता चलेगा, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी होती है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, तो बच्चा वो होती है आपका 4/3, और एयर का होता है 1, तो क्या लिखेंगे बच्चों 4/3 अपॉन 1। अच्छा, एयर में वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और हमें वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा कैसे, वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू द 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन ये 4/3 है, तो नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक, तो ये क्या होगा, ये होगा बच्चों, ये हो जाएगा इसके तहत यहां आप देखा जाए तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू द 9 इंटू 10 पावर 8 अपॉन में 4। इसको डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी आएगी, 4 दूनी 8 बचा 1, ठीक है, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 × 5 = 20, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो हमें यही तो पता करना था, निकल गया। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना था, 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसको इस वाले फॉर्मूले के तहत क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया कि सर वाटर की वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। इसी तरीके से बच्चा अगर ग्लास के निकालना हो तो ग्लास का भी हम लोग निकाल सकते हैं, बस हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसी के वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर हमें ग्लास का या फिर वाटर का वेलोसिटी पता है तो हम लोग वाटर या फिर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चे ये तरीका होता है। अच्छा, यहां भी बच्चों का ध्यान से देखा जाए, ये जो 1 and 2 है, ठीक है, 1 and 2 है, 1 and 2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ये
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। ये हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको भी अभी हम आगे चल के प्रूव कर लेंगे। हालांकि आप क्या कीजिए, खुद से प्रूव कीजिएगा, ठीक है। 100% श्योरिटी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू द इज मल्टीप्लाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसको आप आगे चल के प्रूव कर सकते हैं और आप खुद से ट्राई कीजिएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 100% सॉल्व हो जाएगा। चलिए उसी वाले को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं किस तरह किया गया है। तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल चलेंगे, फिर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है बच्चा, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सर एग्जांपल कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, n2 अपॉन में n1, राइट, ठीक। उसे कह रहा है इज रेसिप्रोकल टू द, अच्छा एक और चीज, अगर मैं कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या आ जाएगा, n1 अपॉन में n2 होगा, राइट। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू द n2 अपॉन में n1 इंटू n1 अपॉन में n2। यहां देख रहे हैं बच्चों क्या हो रहा है, ये टर्म्स कैंसल आउट हो जा रहे हैं, ये टर्म्स इससे कैंसिल आउट होगा, ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगा, तो बच्चा 1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू क्या पता चलता है, इसके थ्रू पता चलता है क्या कि सर 1n2 इज इक्वल टू द 1 अपॉन में 2n1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये तो बात कर रहा है सर, इसकी एग्जांपल हमेशा इसके इक्वल होगा। जैसे मैं बात करता हूं बच्चा किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना होता है, 4/3 होता है। तो अगर मैं कहूं कि सर ये बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, ये 100% कितना होगा, इसी का रेसिप्रोकल होगा 3/4, ठीक है। इसी का 100% रेसिप्रोकल होगा। जैसे अगर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, जैसे यहां दिया है कि सर अगर सपोज करते हैं WNA, अगर हमें पता करना है तो क्या लिखेंगे, WNA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगा, 100% आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर होगा। कैसे होगा, WNA इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4/3 होती है। इसको जब पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। यही तो है, यही तो है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये जो एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया ये किसकी बात करती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की भी बात करती है। यानी कि ये जो दिया गया इक्वेशन ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की भी बात करती है। और अभी हमने जस्ट इसके पहले जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा भी हमें ये पता चला कि सर 1n2 इंटू 2n1 ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर सेम ही मीडियम में क्या करें, लाइट को एक बार लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है और फिर हमने क्या किया, मीडियम 2 से उसी लाइट को मीडियम 2 से मीडियम 1 में भेज रहे हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। या फिर उन दोनों का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कैसा होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। चलो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ, अगले वाले स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या है। चलिए ये न्यूमेरिकल दिया गया है आपके रिफ्रैक्शन के थ्रू, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये बताइए कि ये क्या होगा, बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप खुद से कर सकते हो। जैसे कि आप कह रहा है कि सर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स वो कितना दे रहा है सर, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड कह रहा एंड मीडियम वाई मीडियम वाई में कह रहा है सर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है सर विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। अब देखिए बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले कंसेप्ट में ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर में, तो हमने आपको बताया था बच्चों कि जो लाइट को क्या करे, जिसमें लाइट की स्पीड कम हो वो ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा और जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो वो ऑप्टिकली रेयरर कहलाएगा। तो हालांकि इस वाले क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसमें आपको पता चल रहा है कि सर
वेलोसिटी इन मीडियम एक्स, ठीक है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा है, यानी कि वी एक्स जो है वो ज्यादा है वी वाई के रिस्पेक्ट में। तो जाहिर सी बात है कि सर अगर इसमें इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली रेयरर कहलाएगा, और ये वाला क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा, यानी कि सर जो वाई वाला मीडियम है, जो वाई वाला मीडियम है वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप क्वेश्चन बस आप ध्यान से देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। ऑप्टिकली रेयर में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, डेंसर वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कम है, तो जाहिर सी बात है यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी ही है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये तो समझना होगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कह रहा है कि सर डायमंड जो है, उस डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, वो कितना दे रहा है, 2.42 है, यानी कि एन जो है वो 2.42 है। इसका मतलब क्या कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है कि सर ये जो ना जो डायमंड है, ये डायमंड लाइट के रे को 2.42 टाइम्स क्या कर रहा है, वो उसको बेंड करा दे रहा है, उसको रिफ्रैक्ट करा दे रहा है। तो एक बार लगा देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी कि वी ए अपॉन में वी डब्ल्यू वी टी। ठीक है, अगर यहां से देखा जाए वेलोसिटी, अगर इसके थ्रू देखा जाए यहां पे, तो बच्चा एयर की क्या होती है, जैसे यहां पे देखा जाए, यहां पे देखा जाए एनडी, यानी कि डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिखा रहा है बच्चों, 2.42 दिखा रहा है। एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया। अब यहां से देखा जाए वेलोसिटी नहीं एयर वेलोसिटी में कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸, ये हो गया 3 इंटू 10⁸। और वेलोसिटी इन डायमंड हमें नहीं पता, एक बार निकाल के देख लेते हैं कितना होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों वी डी इक्वल टू द 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 2.42। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 2.42 दिया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 242 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 300, तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 इंटू 10⁸ अपॉन में 242। ठीक है, इसको एक बार डिवाइड करिए। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो भैया यही वाला आपका जो बेसिक है डिवीजन वाला डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा 242 डिवाइड बाई आपका 300। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 242, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9 में से 4 गया 5, खत्म, डेसिमल लगाएंगे 580 हो जाएगा। इसको 2 टाइम्स लेके चलेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 में 4 जा 6, ठीक है, और 9 में से 8 जा 18 हो गया, सॉरी इसमें होगा 17 हो जाएगा, एक 17 में से 8 जाए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 96। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक और जीरो बढ़ा देंगे तो 960 होगा। इसके अगर हम इसको 4 टाइम लेके चलते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16 एंड 4 दूनी 8। ठीक है, इसको 3 बार में लेके चलते हैं तो 3 दूना 6, 3 चौके 12 एंड 3 दूना 6 1 7, 706 भी। ठीक है, जो भी है ये कितना आ रहा है, वेलोसिटी कितना होगी, वेलोसिटी बच्चों इसकी आएगी, डायमंड में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 1.23 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि सर एयर में वेलोसिटी कितनी थी, 3 इंटू 10⁸ थी, जैसे डायमंड में गया लाइट उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1.23 हो गया। यानी कि सर 1.23 टाइम्स क्या कर दिया उसको, मतलब इतने टाइम क्या कर दिया, स्पीड को स्लो कर दिया है, स्पीड को स्लो कर दिया है।
ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसको आप दो तीन तरीके जैसे मन को वैसे आप बता सकते हो। पहले तरीके से आप बताओगे कि सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42, इसका मतलब सर ये लाइट की स्पीड ऑफ लाइट को क्या करता हो, 2.42 टाइम्स क्या कर रहा होगा, रिफ्रैक्ट कर दे रहा होगा। ठीक है। या फिर दूसरी ये कर सकते हो कि सर जो डायमंड में जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो 1.23 हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा मच स्लोअर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगले वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। जब लाइट क्या हो रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। किस में जा रही है, एयर से ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया है, 1.5 बोल रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज गिवन। वैक्यूम या फिर एयर, वैक्यूम माने या फिर एयर, इसको लेके चलते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है, C इक्वल टू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा यही बोल रहा है कि सर क्या होगा, ग्लास में वेलोसिटी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है सर बहुत ज्यादा इजी है। तो कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, इज इक्वल टू द C अपॉन में V। C अपॉन में V यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास। ठीक है, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एनजी की वैल्यू कितनी दी गई, 1.5। एंड एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, एयर क्या होता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, हालांकि बहुत ही कम करता है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सर एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो 1 आता है। ठीक, ये हो गया। C की वैल्यू आपको पता है, C इक्वल टू 10⁸ होता है, 3 × 10⁸। एंड वेलोसिटी ऑफ ग्लास हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास को अपना सब्जेक्ट बनाना होगा। ये हो जाएगा V G इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5। ठीक, तो ये किससे कैंसिल आउट करेंगे, तो ये 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि सर ग्लास में जो आपकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। तो बच्चा ये क्या था, न्यूमेरिकल था, किसके ऊपर था, सर रिफ्रैक्शन पे ऊपर था, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे था। ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था। अब क्या करना है बच्चों, बस यहीं तक समाप्त करते हैं अपनी वाली लेक्चर को, लेक्चर नंबर 3 को समाप्त करते हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब जो भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, इस न्यूमेरिकल को घर पे जाइएगा, ट्राई कीजिएगा। घर पे ही आप होंगे, जाहिर सी बात है, आप ट्राई कीजिएगा घर पर ही। और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल को आप ट्राई कीजिएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्शन बारे में, एंड कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल के बारे में हमने टच किया। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।